नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवल गुप्ता, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के टाइम पे जिस टाइम पर कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो सब लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन आता कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन होता क्या है, साथ में इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मेरे से भी कई पेशेंट ने ये बोला कि डॉक्टर साहब, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन होता क्या है, आप कुछ ऐसे स्टेप्स बताएं जिसके थ्रू हम इसे मेंटेन कर सकें, और इसके अलावा कई होम्योपैथिक मेडिसिन इससे रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन होता क्या है, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में ये फॉल होता है, इसके अलावा कई होम्योपैथिक मेडिसिन और अलग से कई स्टेप्स जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता क्या है। ऑक्सीजन सैचुरेशन वो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो उस समय की मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बाउंड करे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। मतलब कि हीमोग्लोबिन का वो पार्ट जो उस समय की ऑक्सीजन से कंबाइन करे। और इसको मेजर करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि सीटी या चेस्ट या फिर कुछ इस तरीके से टेस्ट कराना पड़े या एक्सरे। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उससे ये ईजिली मेजर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में इसकी वैल्यू 95% से अबव मिलती है। ठीक, लेकिन जब कोई भी रेस्पिरेटरी की कंडीशन हो जाए, जैसे कि ARDS जो कॉमनली कोविड में देखने को मिलता है, या इसके अलावा COPD कॉम्प्लिकेशन जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, लंग कैंसर, या कोई भी इसके अलावा अदर कार्डियो पल्मोनरी डिसऑर्डर या कोई भी सिस्टमिक प्रॉब्लम हो, उन सारी कंडीशन में ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होने को मिलता है। ठीक, नॉर्मली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 95% से सैचुरेशन ऊपर ही देखने को मिलता है, लेकिन कई कंडीशन जिसमें 90% से नीचे देखने को मिल जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। मतलब हाइपो मतलब कम, ऑक्सीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक, इस कंडीशन में बॉडी में कई साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उस पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ेगा, फ्लक्चुएट होएगा। ठीक, इसमें कंटिन्यूस कफिंग की प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, वीजिंग साउंड मिलेगा उसके चेस्ट में से। इसके अलावा डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, उसको बहुत एक्सर्शन करना पड़ेगा ब्रीदिंग में। इसके अलावा उसके अंदर साइनोसिस मिलेगा। मतलब साइनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्किन का, इसके अलावा हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ के अंदर होती है, उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है वेनस ब्लड की वजह से। ठीक, इसके अलावा पेशेंट के अंदर मेंटली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ उसके रिफ्लेक्सेस भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो वो नॉर्मली कर लेता था, वो भी धीरे धीरे स्लगिश मतलब कम होती जाएंगी। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स आपको हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में दिखेंगे। ठीक, तो चलिए हम अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन इसमें है एस्पेडोस्पर्मा क्यूबेराचो। देखिए, एस्पेडोस्पर्मा अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कई बार नाम देखा है कि एस्पेडोस्पर्मा 10 से 15 मिनट में ही आपकी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर देगी। इतनी जल्दी तो नहीं, बट हाँ, ये बहुत अच्छा एनहेंसिंग इफेक्ट डालती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन आपके एयरवे में, जैसे नेजोफेरिंक्स से लेकर, ठीक है, नेजोफेरिंक्स से लेरिंग्स, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर फाइनली लंग्स, इसमें कोई भी टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन को ये रिमूव करती है। और इसके अलावा ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। ब्रेन में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसका सेंटर होता है रेस्पिरेटरी का, उसको स्टिमुलेट करती है और जल्दी ये ऑक्सीजन एनहेंस कराकर ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन कर देती है। ठीक, अगर हम दूसरे मेडिसिन की ओर बढ़ें तो इसका नाम होता है ब्लाटा ओरिएंटैलिस। देखिए, ब्लाटा ओरिएंटैलिस कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, जैसे हमेशा से बचपन से ही पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो, या पहले उसको ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत रही हो, जिससे उसको हमेशा मतलब कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी में दिक्कत रही हो, उस पेशेंटों के लिए ब्लाटा ओरिएंटैलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप किसी भी मटेरिया मेडिका में पढ़ेंगे तो एक सिम्टम इसका ज़रूर मिलेगा, डिस्निया। डिस्निया विथ ब्रीदिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंकाइटिस एंड थाइसिस। मतलब कि डिस्निया हो किसी भी कारणवश, चाहे वो ब्रोंकाइटिस की वजह से हो, चाहे वो थाइसिस मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, उन सारी कंडीशन में ब्लाटा ओरिएंटैलिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक मेडिसिन पढ़ी थी, इसका नाम होता है आर्सेनिक एल्बम, जो कि कोविड में प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसका मतलब इवन उसके फेलियर के बाद भी ब्लाटा ओरिएंटैलिस बहुत अच्छा काम करती है। ठीक, तो ये थी हमारी दो मेडिसिन। अब हम तीसरी मेडिसिन की ओर बढ़े तो इसका नाम होता है नेट्रम सल्फ्यूरेटिकम। देखिए, नेट्रम सल्फ उन पेशेंटों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको कंटिन्यूस ट्रबलिंग हो कि चेस्ट में उनके म्यूकस जम जाए, चेस्ट में कंटिन्यूस कफ जमा रहे, उनको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग लेना पड़े, तब जाके उन्हें लगे कि हाँ, अब मेरी ब्रीदिंग प्रॉपर हुई है। उस पेशेंटों के लिए नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका एग्रवेशन टाइम मॉर्निंग में देखने को मिलता है 4 से 5, 5 से 6 के बीच में।
ठीक, इसके अलावा ये मेनली लेफ़्ट साइड को अफेक्ट करती है, मीन्स टू से लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट या लेफ़्ट साइड ऑफ द लंग्स के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक, तो ये थी हमारी तीसरी मेडिसिन। और अगर हम अपनी चौथी मेडिसिन की ओर बढ़ें तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत अच्छा काम करती है। इसका नाम है लोबेलिया इन्फ्लाटा। देखिए, लोबेलिया इन्फ्लाटा न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व की मेडिसिन है। न्यूमो मतलब जो लंग्स पे काम करे, गैस्ट्रिक मतलब जो साथ में स्टमक पे भी काम करे। तो ये पूरे न्यूमोगैस्ट्रिक सिस्टम को एनहेंस करती है। मीन्स टू से अगर भूख नहीं लगेगी तो उसको बढ़ाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आपको ऑक्सीजन को भी प्रॉपर सप्लाई करवा देगी। तो ये हमारी लोबेलिया इन्फ्लेटा की जानकारी। और हाँ, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग जैसे कि एम्फाइसीमा हुआ, कभी पेशेंट को अस्थमा रहा हो बचपन में, या इसके अलावा कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की दिक्कत रही हो, उसमें ये आपकी लोबेलिया इन्फ्लाटा बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन मैं आपसे हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी मेडिसिन तक पहुंचने से पहले अच्छे से सिमिलीमम अपनी निकालें या किसी फिजिशियन से जाके कंसल्ट करें और फिर जाके किसी भी मेडिसिन का उपयोग करें। ठीक, अब हम कई अगर मेजर्स की तरफ चलें तो सबसे पहले आपको डेली एक्सरसाइज आप शुरू कर दें, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ों को आपको ज़रूर करना है, कम से कम सुबह 1 घंटे का टाइम लेकर। इसके अलावा अगर कभी भी किसी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस लगे तो वो प्रोन पोजीशन में लेट जाए, मतलब कि उल्टा होकर लेट जाए। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग लेना स्टार्ट करें। और अगर ऐसी कभी कंडीशन आपको लगे कि आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो आप एक इंस्ट्रूमेंट छोटा सा होता है, इसका नाम होता है रेस्पायरोमीटर। उसमें आपको 3 बॉल्स होती हैं, उनको उठाना पड़ता है। बहुत ईजी इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप उससे ट्राई करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे आपको करना है। तो ये सारे मेजर्स आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करें और प्रिपेयर्ड रहें किसी भी वर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक, और हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई लोग डर रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। तो होम्योपैथी में कई ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन आई हैं जो थर्ड वेव से आपको प्रिवेंट कर सकती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और म्यूकोरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस जो आजकल चल रहा है, उसके लिए भी कई बहुत अच्छी मेडिसिन है एज अ प्रिवेंटिव। तो वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो इसीलिए देखते रहे मेरा वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मेरे होम्योपैथिक को स्प्रेड करने में मदद करें। थैंक यू।